लास्ट ईयर लॉकडाउन लगने की वजह से आप लोगों के स्कूल बंद हो गए थे। उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे आप में से जिनको मैथ सीखने में समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैं लेकर आया आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, मैथ्स की फुल चैप्टर सीरीज बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही। लाखों बच्चों ने इस वीडियो से, इस सीरीज से फायदा उठाया है। इस साल मैं क्या करने वाला हूं, इस सेशन के बच्चों के लिए मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हो गया हूं आपके लिए। दोबारा से मैं सीरीज चलाने वाला हूं, हर एक चैप्टर की वीडियो मैं आपको दोबारा देने वाला हूं। फिर हर एक चैप्टर की शॉर्ट ट्रिक की वीडियो भी आपको दूंगा कि फटाफट कैसे आंसर लेकर आने हैं। आपका सिलेबस थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है, क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई है वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके हिसाब से कैसे तैयारी करनी है वैसे हम तैयारी करेंगे। कई सारी चीजें ऐसी थी जो लास्ट ईयर के सिलेबस से रिड्यूस हो चुकी थी, वो इस साल आपसे पूछी जा सकती हैं, तो वो रिड्यूस होने वाली चीजें भी हम इस नई सीरीज के अंदर पढ़ने वाले हैं जो अब से स्टार्ट होगी। तो आज उसी का पहला चैप्टर यानी रियल नंबर हम करने जा रहे हैं। तो फुल चैप्टर की वीडियोस पहले से भी पड़ी हुई हैं, अब ये नए सीरीज से नई वीडियो जिसमें जो बची हुई चीजें हैं वो मैं कवर करवाऊंगा। इस तरीके से पूरी मैथमेटिक्स आपकी बोर्ड एग्जाम की कवर हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। हमारी एप्लीकेशन पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी, तो एप्लीकेशन को आप नीचे लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में। तो आइए शुरू करते हैं पहला चैप्टर रियल नंबर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि व्हाट टू स्टडी, कि भैया हमको पढ़ना क्या है। लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम पैटर्न से अगर मैं बात करूंगा, कंपैरिजन करूंगा इस साल की, तो भैया मॉडिफिकेशन हुई है, कुछ बदलाव किए गए हैं जो हमें पता होना जरूरी है। तो पहले मैं वही बदलाव की बात करूंगा ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने सीबीएसई की तरफ से जारी किया गया एक सर्कुलर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो कि 22 अप्रैल को जारी किया गया था। सर्कुलर का नंबर भी लिखा हुआ है, आपका भी फर्ज बनता है कि आप जाके इसको देखें। यहां पर इसके अंदर हमसे मुद्दे की बात क्या कही गई थी, तो वो बात मैं आपको अब यहां पर बता देता हूं। तो यहां पर देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो भी 9th और 10th वाले बच्चे हैं ध्यान दे लो। यहां पर कहा गया भाई क्लास 9 10th वाले ध्यान दें, 11 12th वालों के लिए भी है मॉडिफिकेशन, वो भी बताऊंगा। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर की, जो कि 20 और 21 वाला सेशन था एग्जिस्टिंग, जहां उनका जो पैटर्न था वो क्या था, ठीक है, ये यहां पर लिखा हुआ है। और इस साल का जो हमारा बोर्ड सेशन चल रहा है 21-22 वाला, मॉडिफाइड हो गई हैं चीजें, कुछ बदलाव हुए हैं। क्या है, आइए बात करते हैं। तो पहले की मैं बात करूंगा, लास्ट ईयर की लॉकडाउन लग गया था, काफी चीजें बदलाव की गई थी। देखिए क्या हुआ था वहां पर ना, इस तरीके से उनका पैटर्न इस तरीके से था कि भैया 20% जो आने थे ना, उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने थे। मतलब 20% कवरेज जो हो रही थी पेपर के अंदर वो एमसीक्यू क्वेश्चन से हो रही थी। 20% अगर मैं निकालूं, मार्क्स में कन्वर्ट करूं, तो ये मेरा हो जाएगा कितना ये हो जाता है 16 मार्क्स, ठीक है। 16 नंबर के जो सवाल थे वो एमसीक्यू बेस्ड वाले आने थे। उसके बाद अलग से मैं बात करूंगा, 20% ही उनका क्या था, केस बेस्ड था। केस बेस्ड वाले क्वेश्चन की हमने तैयारी करी थी, बड़ी बढ़िया तरीके से तैयारी करवाई थी। तो आपके 20% वो वाले क्वेश्चंस आने थे, जिसका भी अगर मैं मार्क्स में कन्वर्ट करूंगा तो 16 मार्क्स ये हो जाएंगे। अब अगर मैं आगे बात करूं, बाकी का 60% जो पेपर था वो नॉर्मल था, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप, इस तरीके से। तो पहले अगर हम बात करेंगे तो 16 कितने रहेंगे, 32 नंबर का एमसीक्यू बेस्ड था। मतलब 40% जो था वो एमसीक्यू बेस्ड था और 60% जो था वो नॉर्मल था। तो ये तो बात थी पिछले साल की, ठीक है, पिछले साल की। लेकिन बच्चों का नसीब बहुत अच्छा था कि एग्जाम ही नहीं हुए। लेकिन मेरे मुन्ना राजाओ, इस साल वाले बच्चों, 21-22 वाले बच्चों, ध्यान से देख लो, आपका नसीब जरूरी नहीं है कि इतना अच्छा हो कि आपके एग्जाम ना हो, ठीक है, एग्जाम हो सकता है। तो अब ध्यान देंगे आप लोग क्या, अब आप ध्यान देंगे आपका क्या पैटर्न है। देखिए यहाँ पर क्या मॉडिफिकेशन हुई है। सबसे पहली बात कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वुड बी मिनिमम 30%। 30% के आपके 30% कवरेज होगी किसमें से, कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चन से। सर जी ये कौन से वाले आ गए, लिखा हुआ है नीचे, पढ़ लो ना मुन्ना। दीज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, इसमें सीबीएसई एमसीक्यू पूछ सकती है, इसमें सीबीएसई केस बेस्ड भी पूछ सकती है, इसमें सीबीएसई सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड भी पूछ सकती है। ये क्या वाला है, ये सारे टाइप कैसे कैसे आएंगे, कैसे कैसे इनके आंसर करने, सब मुझे पता है, सब आपको बताऊंगा। जुड़े रहे मेरे साथ पूरे साल, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल। ये आपका हो गया 30%। वही अगर मैं इसको मार्क्स में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाते हैं 24 मार्क्स के। तो 24 नंबर के आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जिसमें एमसीक्यू भी पूछ सकता है, केस बेस्ड पूछ सकता है, सोर्स बेस्ड पूछ सकता है, ये सब आपके हो सकते हैं। अब आगे की अगर मैं बात करूंगा, देखिए यहाँ पर
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विल बी 20%। इसके अलावा 20% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, मतलब 16 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस भी आने ही आने हैं। ये आप ध्यान से देखिए। और उसके बाद बाकी का 50% जो है वो आपका नॉर्मल रहेगा, वो शॉर्ट बेस, लॉन्ग बेस जो भी है ना, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वो चीज़ें हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ 24 और 16 कितने हो जाएंगे मेरे 40, तो 40 मार्क्स का मेरा आएगा एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव बेस्ड, और बाकी का 40 मार्क्स का मेरा आएगा कौन सा, नॉर्मल शॉर्ट आंसर। मतलब 50% पेपर मेरा अब एमसीक्यू बेस्ड हो गया है। सही सुना आपने, 50% मतलब आधा पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड और ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो चुका है। आधे सवाल आपके ऐसे होंगे कि भैया आपको कड़बक्कड़ में वो करना है कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक आंसर सही लगाओ या सिर्फ उसका सही आंसर टिक करो। एमसीक्यू बेस्ड हो गए, केस बेस्ड हो गए, सोर्स बेस्ड हो गए, ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो गए, इसके अलावा भी और कोई सी भी टाइप हो सकती है, वो आपकी कवरेज होगी। आधा पेपर आपका ऐसा होने वाला है। कितना आसान हो गया मार्क्स लाना आपके लिए अब, कि आधा पेपर तो आपका सिर्फ ऐसे ही हलवा, कुछ भी नहीं बचा। तो अगर हम इसकी तैयारी बढ़िया कर ले तो 50% नंबर तो हमारे ऐसे कैसे रखे हुए हैं, ठीक है। अगर हम इसकी इस वाले सारे सेक्शन की तैयारी करेंगे और बाकी का आधा हमारा वो शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर से है, तो अब हमें इसी के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। हमें एमसीक्यू, केस बेस्ड और ये ऑब्जेक्टिव वाले, इनकी भी बिल्कुल बराबर तैयारी करनी है जितनी हम शॉर्ट आंसर की करेंगे, लॉन्ग आंसर की करेंगे, क्योंकि इनका वेटेज बराबर हो चुका है 50% की 50% ही है। ये बात क्लियर हो गई आपको। चलिए एक बात अब आपको मैं आगे और बता दूं। क्या बता दूं, देखिए लास्ट ईयर लॉकडाउन होने की वजह से, पैंडेमिक होने की वजह से क्या किया गया था, कुछ सिलेबस रिड्यूस किया गया था। कुछ सिलेबस में से चीज़ें हटा दी गई थी कि भैया ये मत पढ़ना, अभी स्कूल बंद हो गया आपके, ये मत पढ़ो, बस ये पढ़ के एग्जाम देने आ जाना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें लास्ट ईयर हटा दी गई थी, रिड्यूस कर दी गई थी, वो इस साल भी रिड्यूस हों। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ऐसा। हो सकता है कि इस साल जो चीज़ें लास्ट ईयर रिड्यूस थी वो इस साल पूछ लें, उसके ऊपर से क्वेश्चंस आपके बन के आ जाएं एग्जाम में। तो ये बात ध्यान रखना, जो चीज़ें लास्ट ईयर रिड्यूस हो चुकी थी वो अब हमें इस साल में पढ़नी है। तो इस साल वाले बच्चों, 21-22 सेशन वाले बच्चों, ध्यान से सुन लो मेरी बात कि रिड्यूस जो चीज़ें हो चुकी थी उनको भी हम पढ़ेंगे। मैंने भी लास्ट ईयर नहीं पढ़ाई थी क्योंकि रिड्यूस हो चुकी थी, लेकिन अब मैं पढ़ाऊँगा, वो चीज़ें पढ़ाऊंगा, सारा रिवीजन आपको कराऊंगा। फुल चैप्टर की सीरीज दोबारा से स्टार्ट हो रही है। इसमें जो चीज़ें रह गई थी यहाँ वो रिड्यूस वाले हो जो शायद, वो सब अब हम इस मॉडिफाइड सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम वो सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे और सारे टाइप सीखेंगे, सब कुछ करेंगे। बातें क्लियर हो गई? दोनों बातें बहुत ज़रूरी थी बताना आपके लिए। तो आइए अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर। क्या क्या चीज़ें उसके अंदर सीखने की हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे जो एग्जाम में आ सकती हैं, और उनका कॉन्सेप्ट भी साथ साथ सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो यहां पर मैं आपको सिखाऊंगा यूक्लिड की डिवीजन लेम्मा, ये क्या होती है, यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम, प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, के प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते हुए एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाले जाते हैं, ये भी आपको सिखाऊंगा। उसके बाद आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स सीखेंगे, रेशनल नंबर और डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स के, इनको डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे फैलाया जाता है, ये सब बातें हम सीखेंगे। तो ठीक है, आइए तो शुरू करते हैं 1 by 1। एक चीज़ और याद आ गई मुझे यहाँ पर देख के, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ लगी थी मुझे। लास्ट वीडियो जो मैंने आपके लिए चैनल पर अपलोड करी थी, जो बनाई थी, उसमें नीचे एक बच्चे ने कमेंट किया था, बहुत प्यारा, बहुत लॉजिकल और बहुत ही केयर वाला एक कमेंट जिसको हम कह सकते हैं। मैं कमेंट में स्क्रीनशॉट लेना भूल गया, अदरवाइज मैं यहाँ पर ज़रूर दिखाता, उसका नाम भी मेंशन करता मैं। उसने क्या कमेंट करा, उसने कमेंट करा कि सर जब भी आप पढ़ा रहे होते हैं तो पीछे, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने पीछे का जो ये वाला बैकग्राउंड है, ये वाइट बैकग्राउंड में ही रख के पढ़ाया था। तो उसने कहा कि सर जी जब भी आप पीछे का ये बैकग्राउंड वाइट रख के पढ़ाते हैं तो क्या होता है, वाइट से रोशनी ज़्यादा निकलती है, निट्स होते हैं स्क्रीन के अंदर, आपको पता होता है, जिसके अंदर से रोशनी निकलती है, ब्राइटनेस निकलती है। तो ये वाइट है अगर, तो रोशनी ज़्यादा निकल रही है। अब ऐसे में जब आप ये वीडियो फ़ोन में देख रहे होंगे तो आपके फ़ोन से भी ज़्यादा रोशनी निकलेगी, जिसकी वजह से आपकी आंखों को ज़्यादा नुकसान होगा। तो उसने ये सजेशन दिया कि सर जी जब भी आप पढ़ाई कीजिए ये पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक कर दीजिए कीजिए या फिर डार्क कलर में कर दिया कीजिए। बहुत अच्छा सजेशन लगा मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस भी किया। तो ऐसी चीज़ें भी बच्चे आप में से ही आप लोग मुझे सोच के बता रहे हैं, जो कि आपके लिए बल्कि बाकी सबके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे आगे से आप इस वीडियो में सारे बैकग्राउंड में डार्क रख के ही पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए कितना फ़र्क पड़ेगा, आपकी आंखों में कम रोशनी जाएगी, आपको भी कम नुकसान होगा, इससे आपकी बैटरी भी बचेगी फ़ोन की इनफैक्ट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये चीज़ें हमने सीख ली है, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है लेमा, क्या है एल्गोरिदम, क्या है। तो लेमा क्या है, इसको पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए लेमा कुछ नहीं है, लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब हमें एक स्टेटमेंट दे रखी जो पहले से प्रूव है, जो पहले से साबित हो चुकी है।
ठीक है, एक स्टेटमेंट हमें दे रखी है, तो उससे अगर हम कोई दूसरी स्टेटमेंट साबित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो लेमा कहलाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि एक स्टेटमेंट है, लेट्स सपोज कि 2 + 2 जो होते हैं वो 4 होते हैं। ये एक स्टेटमेंट है, पहले से साबित है कि भैया 2 और 2 को हम जब प्लस करेंगे, जोड़ देंगे तो 4 बन जाएगा। तो इससे अगर हम दूसरी स्टेटमेंट को साबित कर दें, हम ये साबित कर दें कि भैया अगर हम 4 में से एक बार 2 माइनस कर दें तो 2 बचता है। तो ये आपका लेमा है कि एक पहले से प्रूव हुई स्टेटमेंट से, उसकी मदद से हम क्या कर दें, जो उसका इस्तेमाल कर लें, यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो इसको हमने ये प्रूव कर दिया, ये स्टेटमेंट है आपकी, ये लेमा है आपकी। जैसे कि आपने बचपन में एक सेंटेंस पढ़ा होगा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूरज पूरब से निकलता है। अब ये बात हमें पता है, प्रूव हो रखी है भैया, सूरज जो है पूरब से निकलता है। तो इसी से हम प्रूव कर देंगे कि जब वो पूरब से निकलेगा, पूरब दिशा से निकलेगा, तो किधर डूबेगा, वो पश्चिम में डूबेगा। तो हम ये कह सकते हैं द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो ये क्या होगा, एक स्टेटमेंट से द सन राइजेज इन द ईस्ट से हमने दूसरी प्रूव कर दी द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो ये आपका लेमा होता है, ठीक है जी। एल्गोरिदम की हम बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है एल्गोरिदम का, बहुत प्यारा है। बाइक चलाना आती है आपको, कितने बच्चों को आती है, लड़कों को कमेंट करके ज़रूर बताना। बाइक चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको सबसे पहले ज़रूरत है बाइक की चाबी की। जी हाँ, बिना चाबी के आप लोग थोड़ी तोड़ोगे, चोर थोड़ी हो आप। तो सबसे पहले आपके पास चाबी होनी चाहिए। चाबी को आप लॉक के अंदर डालेंगे और उसका लॉक खोलेंगे, सबसे पहला काम हमने ये करा। फिर क्या करेंगे, फिर आप सेल्फ मारेंगे, दूसरा काम आपने ये करा। सेल्फ जब आप दबाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे भैया एक स्पार्क होगा और इंजन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, गाड़ी चल जाएगी गाड़ी एकदम, नहीं, फिर गियर डालना पड़ेगा ना आपको। उसके बाद तीसरा काम आप करेंगे, आप गियर डालेंगे। गियर डालने के लिए क्या करेंगे, पहले आप क्लच दबाएंगे, फिर आप गियर डालेंगे। इस तरीके से आपके 4 काम होगा, 4-5 काम होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, गियर डल गया आपका। अब आप धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे और धीरे धीरे रेस देंगे और आपकी गाड़ी चलने लगेगी। तो ये एक के बाद एक काम करेंगे, यही है एल्गोरिदम। जी हाँ, यही एल्गोरिदम है और कुछ थोड़ी है। देखिए यहाँ पर पढ़िए, लिखा हुआ है कि एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। कि सीरीज है वेल डिफाइंड स्टेप्स, मतलब पहले से कुछ स्टेप्स हमें बता दिए गए हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। एक सीरीज हमें दे दी। उस सीरीज से क्या होगा, उस सीरीज से भैया ये होगा, उस सीरीज से प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कि उससे हमारी किसी ना किसी एक टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमारी प्रॉब्लम थी गाड़ी नहीं चल रही थी, हमको गाड़ी चलानी है, एक प्रॉब्लम है। तो इसका एल्गोरिदम क्या होगा कि भैया चाबी से लॉक खोलो, कि उसका सेल्फ स्टार्ट करो, फिर गियर डालो, क्लच दबा के रेस दो हल्के के छोड़ते हुए गाड़ी चलेगी। तो ये है आपका एल्गोरिदम, ठीक है। वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। तो आगे पीछे ना हो। मान लीजिए आपने गाड़ी स्टार्ट ना करी, गियर डाल दिया पहले, चल जाएगी गाड़ी, नहीं चलेगी ना, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं है। ये गाड़ी स्टार्ट कर दी, डायरेक्ट रेस दे रहे हैं आप, गाड़ी चलेगी, बाइक चलेगी, नहीं चलेगी। तो वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज, कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर गियर डालो, फिर क्लच छोड़ो, फिर रेस दो, फिर बिल्ली मार दो, है चल दो गाड़ी, नहीं करना है ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये एल्गोरिदम आपका होता है। बस समझ में आ गया एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है। अब लेमा की बात कर लेते हैं। दिया किसने था ये भैया, आगे की बात सुन लो। द वर्ड एल्गोरिदम कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ द 9th सेंचुरी पर्शियन मैथमेटिशियन अल-ख्वारिज़मी। एक अल-ख्वारिज़मी पर्शिया के मैथमेटिशियंस थे। पिक्चर आपके सामने है, इन्होंने दिया था ये वर्ड, क्या ये एल्गोरिदम वर्ड यहाँ से आया है। और ये जो एलजेब्रा वर्ड आप सुनते हो ना, एलजेब्रा पूरी ब्रांच है मैथमेटिक्स के अंदर। ये एलजेब्रा वर्ड भी इन्हीं की किताब है एक, जिसका नाम है हिसाब अल जब्र, उसके अंदर से ये निकला है। तो ये एलजेब्रा और ये एल्गोरिदम और ये सब लेमा वगैरह इनकी देन है यहाँ पर, ठीक है। आपकी बुक का ये स्क्रीनशॉट है, बाद में आप पढ़ सकते हो। आगे बढ़ूंगा मैं। अब लेमा क्या होता है, इस लेमा के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए भैया, लेमा ये होता है, क्या होता है लेमा, लेमा ये होता है कि भैया A = BQ + C, नहीं प्लस R, C नहीं होता। A = BQ + R, ये लेमा होता है। क्या भला है ये, थोड़ा सा इसको समझेंगे। आइए देखिए, डिवाइड करना आती है आपको, डिवाइड करना बहुत मुश्किल काम है ना, नहीं बहुत आसान है। आइए डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक बहुत मुश्किल सवाल दे दिया, बहुत मुश्किल। कि आपको क्या करना है, 7 को 3 से डिवाइड करना है, भाग करना है। कर लोगे ना, फटाफट कर दो। कैसे करते हैं आप करेंगे भैया 3 2 6, 3 दूनी 6, इस 6 को आप माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, हो गई डिवाइड। हमें तो आती है भैया, हम तो चैंपियन हैं। अब हमने क्या कर रखा है, इन सारी चीज़ों के, इन सबको एक एक कुछ ना कुछ नाम भी दे रखे हैं ना। तो क्या क्या नाम दे रखे हैं, ज़रा उसको भी आप थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। तो ये जो बच जाता है नीचे डिवाइड करने के बाद, क्या बोलते हैं इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। हिंदी में आप इसको शेष बोल देते हैं। जी इतना शेष बचा, बाकी बचा, ठीक है।
जितनी बार आप टेबल पढ़ते हैं इसको आप बोलते हैं कोशेंट, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप कोशेंट बोलते हैं, तो इसका नाम कोशेंट हो गया। जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हैं, डिवाइड करने वाला, भाग करने वाला, डिवाइजर, डिवाइड करने वाला, तो जो डिवाइड कर रहा है इसका क्या नाम है जी, इसका नाम है डिवाइजर, ये डिवाइड कर रहा है। जो डिवाइड हो रहा है, भाग होने वाला, डिविडेंड, इसको हम क्या बोलते हैं, जो डिवाइड हो रहा होता है इसको हम डिविडेंड बोलते हैं, तो ये इसका नाम है। सबके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये लेम्मा क्या कह रहा है, लेम्मा ये कह रहा है कि भैया अगर हम क्या करें, अगर हम ये करें कि क्या करें, अगर हम डिवाइजर की मल्टीप्लाई करें कोशेंट में, क्या कर दें, हम डिवाइजर की मल्टीप्लाई कर दें कोशेंट में, और उसके अंदर हम रिमाइंडर को प्लस कर दें, जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा, आपको यहाँ पे डिविडेंड फिर से मिल जाएगा, ये हो जाएगा। ये है लेम्मा बस, कि अगर हम डिवाइजर की गुणा कर दें कोशेंट में और रिमाइंडर जोड़ दें। आओ करके देखते हैं। तो यहाँ पर डिवाइजर क्या है, 3 था, मल्टीप्लाई करी कोशेंट में, कोशेंट कितना है, 2 है, रिमाइंडर जोड़ दिया, प्लस का 1 कर दिया, तो 3 2 6, 3 दूनी 6, प्लस 1 7, 6 और 1 7, तो यहाँ पर हमें डिविडेंड दोबारा से मिल जाता है। यही कह रही है लेम्मा, ये जो लिखा हुआ है ना a = bq + r, ये यही है। यहाँ पर इस a का मतलब है डिविडेंड। समझ में आ रही है बात। आओ कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर इस a का मतलब क्या है, इस a का मतलब है जी डिविडेंड, और इस b का मतलब है जी, क्या मतलब है b का, डिवाइजर, जो भाग कर रहा है, डिवाइजर, डिवाइड करने वाला, भाग करने वाला। और q जो लिखा हुआ है, q का मतलब वही है, कोशेंट ही है, कुछ और चेंज नहीं हुआ, ठीक है। और r फॉर रिमाइंडर ही है, ये रहा, ये कह रही है। समझ में आई बात। a = bq + r के भैया अगर हमें डिविडेंड चाहिए, ठीक है, किसको काट दिया, किसको डिवाइड कर दिया, वो अगर हमें पता लगाना हो, हम क्या करेंगे, डिवाइजर और कोशेंट की मल्टीप्लाई में रिमाइंडर जोड़ देंगे, बस ये है लेम्मा। एक शर्त और है आगे। शर्त क्या है, शर्त ये है कि भैया आर जो है ना, रिमाइंडर, वो हमेशा मोर देन और इक्वल टू 0 होगा। वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 तो छोटा नेगेटिव माइनस में नहीं हो सकता, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। 0 के बराबर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि अगर हम डिवाइड करें, लेट सपोज मैं 6 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो 3 दूनी 6, माइनस करूँगा 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो यस, रिमाइंडर 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। बड़ा भी कहाँ तक होगा ये भी सुन लो आगे। बट r इज लेस देन b से लेकिन छोटा ही होगा। कितना भी बड़ा हो जाए b से बड़ा नहीं हो सकता। b क्या है, b आपका डिवाइजर है। डिवाइजर से बड़ा कभी भी रिमाइंडर नहीं हो सकता। ये बात ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना कि डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा। यहाँ पे डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर 1 आया। लेट सपोज अगर यहाँ पर ना रिमाइंडर यहाँ पर 1 की जगह मान लो 4 आ जाता, 4 आ जाता, तो 4 आ जाता तो फिर वो 3 से एक बार और कट जाता, 3 एकम 3, फिर माइनस होके 1 ही आना था। या 5 आ जाता रिमाइंडर, तो हम उसको दोबारा से 3 से आगे काट देते, 3 एकम 3, फिर 2 बचता रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमेशा, या फिर अगर आगे 6 आ जाता तो 3 दूनी 6, फिर पूरा का पूरा ही कट जाता, 0 आता रिमाइंडर। तो रिमाइंडर तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, लेकिन डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, डिवाइजर से छोटा ही रहेगा। समझ में आ गई बात। इससे हम काफ़ी चीज़ें पता लगा सकते हैं अपने रिमाइंडर के बारे में और अपने डिविडेंड के बारे में, डिवाइजर के बारे में। क्वेश्चंस करेंगे समझ में आएगा। तो ये बात समझ में आ गई। आइए अब इसके ऊपर फटाफट एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा वो भी मैं लगे हाथों आपको करवा देता हूँ। आइए फटाफट कर लेते हैं एक सवाल लेमा के ऊपर के लेमा के ऊपर कैसा सवाल बनेगा एग्जाम में। उसके फौरन बाद हम करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का क्वेश्चन। तो यहाँ पर लेमा का सवाल है, एग्जांपल लिया मैंने एक, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करेंगे, घन करेंगे, उसकी पावर 3 करेंगे तो वो क्या होगा, इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8। तो वो इस तरह की फॉर्म को बना सकती है, मतलब इस फॉर्म में आएगी, या तो वो 9m में आएगी या 9m+1 में आएगी या 9m+8 में आएगी। ये हमको साबित करना है, प्रूव करना है। कैसे करेंगे, लेमा को याद किया जाए। आइए, तो लेमा क्या कह रही है, लेमा ये कह रहा है कि भैया a = क्या होता है, bq+r होता है, जहां पर r जो होता है वो मोर देन इक्वल टू 0 हो, लेकिन हमेशा b से छोटा होना चाहिए, डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। ये लेमा कहता है हमसे, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, देखिए bq+r
बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ से मैंने ये बात नोटिस कर ली कि बी की प्लेस पर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। मतलब डिवाइजर कौन है, 9 है। मतलब किसी नंबर को 9 से डिवाइड किया गया है। 9 से जब किसी नंबर को डिवाइड किया जाएगा तो उसके रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, आप मुझे बताइए फटाफट। किसी नंबर को 9 से डिवाइड कर रहे हैं, 9 डिवाइजर है, तो रिमाइंडर क्या होंगे, रिमाइंडर आपके होंगे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया थोड़ी देर पहले कि भैया डिवाइजर से कम ही रहेगा रिमाइंडर, और थ्योरम भी यही कहती है, यूक्लिड डिवीजन लेमा भी यही कहती है कि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन बी, लेस देन डिवाइजर। तो अगर हमारा डिवाइजर 9 है तो रिमाइंडर ये सारे हो सकते हैं। अब अगर हम एक एक रिमाइंडर को इस फॉर्म के अंदर पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, तो भैया पता नहीं क्या ही हो जाएगा, बहुत मुश्किल सवाल हो जाएगा, बहुत लंबा सवाल हो जाएगा इनफैक्ट। तो हम क्या करेंगे, अपनी आसानी के लिए हम थोड़ा सा इसके अंदर छेड़छाड़ करेंगे, थोड़ी सी इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस होंगे देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक प्रॉपर्टी याद आ गई मुझे, प्रॉपर्टी ये याद आ गई कि भैया अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, कोई भी नंबर है, लेट सपोज नंबर मैंने ले लिया 54, अगर 54 9 से डिवाइड हो सकता है या कोई भी नंबर 9 से डिवाइड होगा तो वही नंबर सेम 3 से भी डिवाइड हो सकता है। जी हाँ, ये एक प्रॉपर्टी है। कोई नंबर अगर 9 से भाग होगा तो वो 3 से भी भाग होगा। अब हम अपनी आसानी के लिए ये करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ना b को जो है वो 9 ना मानकर 3 मानकर अभी चलेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर ये कर लेंगे भैया a = 3q प्लस आर। तो हमने ये अपनी आसानी के लिए कर लिया। अब ऐसा करने से भैया हमने करा क्यों, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि जब भैया हमारा जो डिवाइजर आ गया वो 3 आ गया, तो क्या होगा, अब जो रिमाइंडर आएगा ना वो 3 से छोटा ही रहेगा। तो ऐसा करने से फ़ायदा ये हुआ कि अब रिमाइंडर 3 से छोटा होगा, मतलब सिर्फ 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा, बस 3 ही बचे। इतने में सवाल हो सकता है। तो आइए करते हैं, एक एक करके रिमाइंडर रखेंगे इस कंडीशन के अंदर, ठीक है जी। समझ में आ रही है बात, आओ फटाफट रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए a = 3q प्लस, जब मैंने रिमाइंडर रखा 0, ठीक है, पहला केस रिमाइंडर हमने 0 रखा है, तो रिमाइंडर हम 0 रखेंगे यहाँ पर। तो 3q प्लस 0 क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, 3q ही रहेगा। तो यहाँ पर से प्लस 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, 3q। अब ये आ गई हमारी शक्ल बन के, जो भी आ गई। हमसे कहा भैया क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसका क्यूब कर डालो। तो आओ इसका क्यूब कर देते हैं। इसका मैंने यहाँ पर क्यूब कर दिया, पावर 3 लगा दी। इसको मैं खोलूंगा तो ये हो जाएगा आपका 27q का क्यूब, ये बन गया। इसको मैं आगे थोड़ा सा और मॉडिफाई करूंगा तो 27 में से मैं 9 बाहर निकाल सकता हूं मल्टीपल में। तो 9 जब मैं बाहर निकालूंगा तो अंदर कितना रह जाएगा, अंदर सिर्फ 3q का क्यूब रह जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 3 27 होते हैं। अब यहाँ से 9 बाहर निकाले, 3q का क्यूब बचा। अब एक बात आप मेरे बच्चों सोचो, क्या सोचना है आपको, ये देखो यहाँ पर Q फॉर कोशेंट। अगर यहाँ पर कोई कोशेंट हो, कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर हो, कुछ भी नंबर आप रखेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे, पावर आवर खोलेंगे, मल्टीप्लाई 3 करेंगे, तो क्या होगा, तो ये होगा कोई नंबर ही आएगा, कोई पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। और पॉजिटिव इंटीजर को Q को अभी हम किससे डिनोट कर रहे हैं, अभी हम M से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ करूँगा क्या, यहाँ पर इस पूरे के बदले 9 तो बाहर है, इस पूरे के बदले में M लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको सॉल्व करके जो भी शक्ल आएगी वो कोई इंटीजर होगा, इंटीजर को हम m से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी जगह m डिनोट कर दिया, m रख दिया, ठीक है जी। आओ एक शक्ल आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब रिमाइंडर 1 रख के ट्राई करेंगे क्या शक्ल आती है, देखते हैं ना। इन तीनों में से यही आ रहा है, कुछ और भी आ रहा है, यही तो प्रूफ करना है। तो यहाँ पर अब हमने a की प्लेस पर रखा क्या भैया 3q, रिमाइंडर की जगह अब 1 रखकर ट्राई कर रहे हैं, और हमें क्यूब तो करना ही करना है। नियम से कहा गया कि भैया क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका क्यूब अब करेंगे। अब इसको हम कुछ इस तरीके से खोलेंगे, किस तरीके से खोलेंगे, इसको कुछ ऐसे खोलेंगे भैया, इसको मानेंगे a + b का होल क्यूब। ये एक फॉर्मूला बनता है जो किस तरीके से खुलता है, वो ऐसे खुलता है कि भैया a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब, इस तरीके से ये खुलता है। तो अब हम इसको इस तरीके से खोलेंगे, ठीक है जी। आइए इसको खोल के लिखते हैं, फटाफट एक्सपेंड करते हैं। a का क्यूब, a की जगह पर क्या है 3q, 3q का क्यूब। तो 3q का जब आप क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 27 और q का क्यूब ये आ गया। अब आपको करना है 3a² b मतलब 3a², 3 3 9q का स्क्वायर और इंटू b की जगह है 1, तो 3 कम 3 और 9 3 27, तो ये हो जाएगा आपका 27q का स्क्वायर
प्लस 3ab² मतलब 3 और a की जगह पर है यहाँ पर 3q और b का स्क्वायर, b की जगह पर है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो ये यही रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 3 9q, ये हो जाएगा आपका 9q प्लस b का क्यूब, b की जगह 1 है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 की पावर कितनी भी हो, ठीक है, वो 1 ही रहती है। तो यहाँ पर ये पूरा एक्सपेंड होके आ चुका है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पूरे में से मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ, सब में से, इसमें भी 9 कॉमन आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, तीनों में 9 का मल्टीपल दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पर से 9 जब मैंने कॉमन लिया, तो जब मैंने यहाँ पर से 9 कॉमन लिया तो 3 रह जाएगा अंदर, क्योंकि 9 होते हैं 27 होते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 3q का क्यूब प्लस यहाँ पर से 9 कॉमन लूंगा तो ये रह जाएगा मेरा 3q का स्क्वायर प्लस यहाँ पर से 9 कॉमन लिया तो सिर्फ q बचेगा, क्योंकि 9 ही है, q के साथ 9 तो बाहर आ गया तो सिर्फ अंदर q रह गया, तो ये q आ गया। अब क्या होगा, ब्रैकेट बंद कर दूंगा, इसमें से तो कॉमन नहीं आएगा ना, ये तो 1 है तो 1 को हम अलग से लिख देंगे, ये रहा ब्रैकेट बंद करके बाहर अलग से 1 को कर दिया हमने। अब वही बात, क्या बात कि भैया जी जब हमने ये पाया कि यहाँ पर देखिए ध्यान से 9 बाहर का बाहर है, इन सारे क्यू की जगह, इन सारे क्वेश्चन की जगह अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर ही आता होगा, भाई क्वेश्चन जो आएगा कोई नंबर ही तो आएगा, कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह, सारे क्यू की जगह कोई पॉजिटिव इंटीजर रख के इसको सॉल्व करूंगा, पावर आवर खोलूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आएगा, कोई पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। और क्यू को, पॉजिटिव इंटीजर को हम अभी एम से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन पूरे ब्रैकेट की जगह एम आ जाएगा और +1 अलग से लिख दिया गया है जो लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करके 9m+1 आ गया, एक बार 9m आया, एक बार 9m+1 आया। अब एक बार और ट्राई कर लेते हैं अब क्या आता है। तो फॉर्मूला यहाँ से हटा दूँ मैं, फॉर्मूला तो यहाँ से हटाना पड़ जाएगा ताकि आपको क्लियर रहे, बहुत ध्यान से हटाना है हमका फॉर्मूला, ताकि हम जो है सवाल ना छोड़ दें। ठीक है जी, चलो मिट गया, तो यहाँ से तो कुछ नहीं मिटा, हाँ ये क्यू है, ये 9 है। चलिए जी, अब क्या करना है, अब हमको क्या करना है, अब हमें ये करना है कि भैया a = 3q + 2, रिमाइंडर 2 रख के सेम चीज़ें करनी है। तो फॉर्मूला भैया आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। फॉर्मूला मैंने आपके सामने लेकर भी आ गया हूँ, ये लो जी नोट कर लेना। अब आगे बढ़ेंगे, तो 3q का क्यूब तो वही आएगा 27q का क्यूब प्लस 3a² b, ठीक है, तो 3a², 3 3 9q का स्क्वायर b क्या है हमारा 2 है, तो 3 दूनी 6, 6 नीम 54, तो ये हो जाएगा आपका 54q का स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 3ab², तो 3ab का स्क्वायर, तो 3 चौक 12 3 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 36q, और फिर लास्ट में आ जाएगा आपका b का क्यूब, b है 2, 2 का क्यूब होता है 8, तो ये आपका ये आ गया फॉर्मूला। ठीक है जी, अब इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए वही बात, कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन लूँगा तो यहाँ से 3q का क्यूब रह जाएगा, यहाँ पे 9 6 54 होते हैं तो 6q का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 4q रह जाएगा, यहाँ से कॉमन नहीं आएगा, +8 अलग से लिख देंगे। अब वही वाली बात, कौन सी वाली बात, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी, यहाँ पर इतने सारे क्यू हैं, इनकी जगह कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आके रखा जाएगा, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करा जाएगा, स्क्वायर पावर खुलेंगी, मल्टीप्लाई होगी, तो कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगा। पॉजिटिव इंटीजर जब आएगा तो वो उसको हम एम से डिनोट कर रहे हैं, तो भैया इस पूरे की जगह सॉल्व होकर एम आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये आ गया एम। तो हमने क्या पाया भैया, हमने ये पाया कि या तो 9m आई फॉर्म, या 9m+1 आई, या 9m+8 आई, इसके अलावा तो कुछ और आई ही नहीं। तो बस यही हमें प्रूफ करना था, तो जो कि प्रूफ हो गया है, हैंस प्रूव्ड। इस टाइप से ये सवाल होगा। ठीक है, करने को बहुत कुछ है इसके अंदर, इसीलिए ये सवाल आपका 4 मार्क्स तक में भी आ सकता है। ठीक है, 2 से लेकर 4 मार्क्स तक आ सकता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। लेमा के ऊपर अगर कोई सवाल बनेगा तो इस तरीके से बनेगा, ये मैंने कर दिया है। एक सवाल आपके लिए भी बता दूंगा, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए हमारे पास इसकी 10th क्लास की पूरी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप उसको ले सकते हैं हमारी वेबसाइट www.dsr.in पर जाकर। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ साथ आपको PDF वगैरह भी मिल जाएंगी इनकी सारी तैयारी की, तो वो आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। जी हाँ, DSR की एप्लीकेशन भी, जहाँ पर लॉट्स ऑफ कोर्सेज आर अवेलेबल फॉर यू, तो वहाँ पर आप उस एप्लीकेशन को भी हमारी जरूर डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आइए फटाफट अब देखते हैं एल्गोरिदम का एक क्वेश्चन। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज हम करते हैं बड़े बड़े नंबर्स का HCF निकालने में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने में। इसी के ऊपर आपका सवाल बनेगा, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि भैया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करते हुए इनका HCF निकालो नंबर्स का, या इसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगी। दोनों तरीके हैं, आपको बता देता हूँ। देखिए सवाल है यहाँ पर, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम का यूज करो टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225, इनका HCF निकालो। आइए निकालते हैं। पहले कैसे निकालते थे HCF, थोड़ा सा याद है आपको, याद होगा ना। देखिए पहले
आपका तरीका क्या था, आप ऐसे निकालते थे, आप जो है 135 के फैक्टर करते थे अलग से, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, इसका फिर से करते थे 15 दिया 45, फिर से करते थे 3 पंजे 15 और फिर से करते थे 5 एकम 5। ये आपने इसके फैक्टर अलग से कर लिए। फिर आप क्या करते थे, फिर आप 225 के अलग से करते थे फैक्टर। तो जी 3 तियाँ 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 से करेंगे 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, फिर 5 से करेंगे 5 से होगा, फिर 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25। इस तरीके से आप करते थे। फिर आप कॉमन देखते थे, भैया 1 5 इसमें कॉमन है, 1 इसमें कॉमन है, तो 5 का एक पेयर बन गया, 5 नीचे निकाल लो बाहर। 1 3 इसमें कॉमन है, 1 3 इसमें कॉमन है, 3 बाहर निकाल लो। एक बार 3 और कॉमन है, एक बार 3 और कॉमन है, 1 और 3 निकाल लो। और तो कुछ कॉमन नहीं है, बस ये कॉमन है, तो 5 3 15 3 45। तो इस तरीके से इतना सब कुछ करने के बाद आपका HCF 45 निकल के आता था। ठीक है, ये तरीका था पुराना वाला। लेकिन अगर बड़े बड़े नंबर है तो उनके तो फैक्टर करने में भैया इतना टाइम लग जाएगा आपको, तो है ना। तो अब हम करेंगे एल्गोरिदम का यूज़। एल्गोरिदम क्या होती है बता दिया, एक तरीका स्टेप बाय स्टेप जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, यही बताया था मैंने। ठीक है, भूल गए, चलो कैसे निकालना है HCF। देखिए एल्गोरिदम क्या कहती है, यूक्लिड भैया कहते हैं कि जब भी आपको 2 नंबर का HCF निकालना हो तो आप देखो सबसे पहले बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि भैया 135 जो है वो छोटा है और 225 बड़ा है। ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया। बड़े नंबर को आप डिवाइड करेंगे छोटे वाले नंबर से। ये कहा, क्या कहा कि बड़े नंबर को आपको डिवाइड करना है। तो जो बड़ा नंबर है हमारा उसको आप करेंगे डिवाइड कौन से नंबर से, जो कि छोटा नंबर है, ये आपको करना है। तो आइए डिवाइड करते हैं। तो आइए टेबल पढ़ेंगे हम। तो 135 दूनी तो हमारे ज़्यादा हो जाएंगे, 270 हो जाएंगे, तो हम 135 एकम 135 बार पढ़ लेंगे। ये हमने टेबल पढ़ ली। माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 3 गया 9, 90 बचा हमारा। ठीक है, क्या बचा 90। अब क्या करना है भैया जी, अब आपको ये करना है कि जो भी रिमाइंडर बचेगा, अब आपको ये करना है, रिमाइंडर कुछ भी बच जाए तो उसके बाद जिससे आप डिवाइड कर रहे थे ऊपर, ठीक है, जो डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना दो। ठीक है, डिवाइजर को ही डिविडेंड बना दो, मतलब जो डिवाइड कर रहा था अब उसको अंदर ले जाओ। भैया तुमने डिवाइड कर दी ना, अब तुम अंदर आ जाओ। तो ऐसे करके आप क्या करेंगे, इस 135 को आप अंदर लेकर आ जाएंगे, ये आ गया। अब इसको आप डिवाइड करेंगे, ऐसा करते चले जाना जब तक 0 ना आ जाए रिमाइंडर में। तो 90 रिमाइंडर में आया, 0 तो नहीं आया, 90 आया। फिर जो डिवाइजर था उसको अंदर ले आया, भैया तुमने डिवाइड करा अब तुम अंदर आओ। तो यहाँ पर हम दोबारा से पढ़ेंगे। तो 90 1 जार 90, ये टेबल पढ़ी जाएगी। तो 5 माइनस करूँगा, 5 का 5 आएगा और यहाँ पे से कितने जाएगा, 9 4 13, 45 आ गया। 0 नहीं आया ना अभी भी। अब आगे करेंगे, आगे क्या करना, यही सेम स्टेप, यही सेम एल्गोरिथम में फॉलो करनी है। क्या करेंगे कि भैया जी तुमसे डिवाइड नहीं हो पाया ना, ये तुमने डिवाइड कर दिया, अब तुम अंदर आ जाओ। तो ये अब इसको अंदर ले लेंगे हम इस तरीके से यहाँ पे। तो 45 दूनी जो है वो 90 होते हैं, 90 होते हैं। माइनस करूँगा तो भैया 0, ख़त्म। ठीक है, तो जब 0 आ जाए आपका काम पूरा हो चुका है। क्यों पूरा हो चुका है, क्योंकि 0 के आते ही क्या होगा, जो हमारा लास्ट डिवाइजर होगा वही हमारा HCF होगा। सिंपल एज दैट। जी हाँ, ये है एल्गोरिदम। तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ 2 नंबर का HCF निकालना है। तो बड़े वाले को डिवाइड करो छोटे वाले से, जो भी रिमाइंडर आएगा फिर उससे आप डिवाइड करो उस नंबर को जो आपने डिवाइजर बनाया था, उसको अंदर ले आओ। फिर आगे बढ़ो, फिर पिछले वाले डिवाइजर को अंदर ले आओ। ऐसा करते करते जब 0 आ जाए, 0 के आते ही उससे जस्ट ऊपर वाला जो नंबर होगा, जो डिवाइजर होगा, वही आपका HCF होगा। तो इसका आंसर आएगा 45। ये है आपकी डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, सिंपल एज दैट। ऐसे आपका छोटे एक नंबर में आएगा। अगर ऐसा आया, वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है अगर, तो आपकी थोड़ी सी इस तरीके की आ जाएगी कुछ। जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक आर्मी है, उसके अंदर 616 मेंबर हैं, उनको मार्च करना है। ठीक है, परेड करनी है, इस तरीके से करनी है कि 32 मेंबर जो है एक परेड में आए, जो 2 ग्रुप बनाने मार्च में, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम जो हो वो सेम हो। वर्ड प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कर लेना है। HCF निकालना है, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, वड्डा वड्डा जी आपका ये होमवर्क है मेरे पुत्रों। चलो ये हो गया आपका होमवर्क। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया। आइए अब आगे की चीज़ें आपको बताता हूँ। तो पिछले सीखे गए दोनों कॉन्सेप्ट 1.1 एक्सरसाइज में आपके यूज़ होने वाले हैं। अब 1.2 एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ से पहले आपसे कुछ बातें हैं, कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा, लेट सपोज 6। मैं आपसे कह रहा हूँ आप इस 6 को ऐसे 2 नंबर्स में तोड़िए, मतलब ऐसे 2 नंबर्स में तोड़िए कि उसकी मल्टीप्लाई 6 आ जाए। मतलब ऐसे कौन से मैं 2 नंबर सोचूं कि जिनकी गुणा, जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 6 बन जाता हो। तो यहाँ पर मैंने सोच लिया भैया 2 × 3 जो है वो 6 होते हैं, 2 3 6। अच्छा जी, बढ़िया है। चलो अब मुझे इसी तरीके से 12 का बता दो आप। ठीक है, 12 का आप कहोगे सर जी 2 × 12 कर दो, 2 6 12 कर दो।
ठीक है, ये मैंने कर दिया। अच्छा 6 को तो हम 2 × 3 भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है भैया, यहाँ पर 2 का 2 आ गया और इसकी जगह मैंने 2 × 3 लिख दिया, ये एक तरीका हो सकता है। अच्छा 12 को हम एक दूसरे तरीके से भी तोड़ सकते हैं भैया, मैंने 4 × 3 कर दिया, 4 3 भी तो 12 होते हैं, ऐसे मैंने कर दिया। अब 4 को मैं दोबारा से आगे 2 × 2 मतलब 2 दूनी 4 लिख सकता हूँ और × 3 आ गया एज इट इज़। ये क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये या फिर ये इसको ही बोलते हैं आप प्राइम फैक्टराइजेशन। जी हाँ, यही है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको हमें अब पढ़ना है। तो यहाँ पर अब लगेगी हेडिंग, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अब हेडिंग लगा दूंगा मैं, यहाँ पर ये आ गई। तो अब आपको पढ़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ मैंने ऊपर लगा दिया ये, ठीक है। अब देखिए क्या होती है ये भला, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है भाई किसी नंबर को इस तरीके से एक्सपेंड करना, प्राइम नंबर्स के अंदर एक्सपेंड करना, और वो प्राइम नंबर भी प्रोडक्ट में हो, मतलब मल्टीप्लाई में हो, मतलब किसी नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करने को ही ये प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर है, जब हम प्राइम नंबर्स का यूज़ करके किसी नंबर को प्राइम नंबर का यूज़ करके गुणा में लिखेंगे, मल्टीप्लाई की फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, उसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, सिंपल एज इट, कुछ नहीं है। यहाँ पर किसी भी नंबर का आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, बड़े से बड़ा नंबर, छोटे से छोटा कोई भी नंबर हो, आप उसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन आराम से कर सकते हैं। भाई कैसे करना होता है, लेट्स सपोज 18 है, ठीक है, 18 है, तो इसका आप किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं भाई, इस तरह से भी कर सकते हैं, 2 × 18, फिर आप करेंगे 3 से 3 3 9, फिर आप 3 से करेंगे 3 × 3। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं 18 को अगर प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस करूँ मल्टीप्लाई में उनकी, तो मैं लिखूंगा भैया 2 दूनी 4, नहीं 2 3 6 और 6 3 18, 2 दूनी 4 से नहीं आएगा, तो 2 3 6 और 6 3 18, तो ये मैंने एक्सप्रेस कर दिया 18 को प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर, प्राइम फैक्टर्स के अंदर। तो ये जो हमने करा है इसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अगली एक्सरसाइज पे आ जाते हैं डायरेक्ट, बस क्या करना है, आ गए। यहाँ पर 1.2 एक्सरसाइज में अगर आप देखेंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसको मैं थोड़ा छोटा करके आगे ले जाता हूँ, ये ले गया। देखिए पहला सवाल आप देखेंगे तो यही लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। समझ में आ रही है बात, कि भैया प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख दो, प्रोडक्ट माने गुणा और प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट में लिखना है आपको इन नंबर्स को। एक ऑप्शन में करता हूँ आपके लिए, मैं तीसरा ऑप्शन ले रहा हूँ, थोड़ा बड़ा सा है ताकि आपको समझ में आए। देखिए 3 8 2 5, क्या करेंगे, फैक्टर्स करना शुरू करेंगे। फैक्टर करते कैसे, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने देखा भैया लास्ट में 5 है, तो 5 जो है 5 तो 7 और 8 15 3 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 3 1 3, 3 2 6, 2 बचेगा 22 बन जाएगा, 3 7 21, 1 बचेगा 15 बन जाएगा, 3 5 15। ये 3 से मैंने एक बार डिवाइड कर दिया। आगे मैं देखूंगा तो ये दोबारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, बहुत बढ़िया भाई। 3 4 12, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 5 15। अब आगे किससे कटेगा भैया, 5 तो 7 4 11, अब 3 से नहीं जाएगा, तो अब मैं 5 से इसको डिवाइड कर देता हूँ। 5 से डिवाइड करूंगा, 5 8 40, 2 बचेगा, 5 5 25, ये 5 से जाएगा कितनी बार, 17 बार, 17 5 85 होता है, और 17 एक प्राइम नंबर है, वो अपने आप से ही कटता है, तो ये मैंने काट दिया। तो मैं अब लिख दूंगा इसका आंसर के भैया जी ये लो आंसर 3 8 2 5 कैन बी रिटन एज, कैसे इसको लिख सकते हैं हम, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो ये हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर डाला। देखिए पहचान, सारे प्राइम नंबर्स हैं, सारे ही प्राइम नंबर्स हैं, कोई कंपोजिट या कोई दूसरा आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। ये सारे प्राइम नंबर हैं, मतलब ये सब खुद से ही डिवाइड होते हैं, अपने सिवा किसी और से डिवाइड नहीं होंगे। ये आप देख सकते हैं 3 3 5 5 17, और ये प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, मतलब अगर हम इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। ऐसे आपको इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है जी। तो एक ऑप्शन मैंने कर दिया, बाकी का आप ट्राई कर लेना। फुल चैप्टर मैंने आपके लिए पहले से बना रखा है, ये रिविजनरी वीडियोस हैं, इसके बाद शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस भी आएंगी। जी हाँ,
शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस में मैं जो ऑब्जेक्टिव आपको मैंने बताया कि भाई 50% हो चुका है, 50% जो आपका पेपर आएगा, जो क्वेश्चंस आएंगे आधे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे जिसमें आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो उसके लिए तो आपको टाइम बचाना चाहिए कि आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स बताओ कि आप फटाफट आंसर करके उनका सही आंसर चूज कर दे, से आपको आंसर करने के मार्क्स मिलेंगे। तो उसकी भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक की वीडियो दूंगा एक छोटी सी, जहां पर आपको हर एक चैप्टर की अलग अलग शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि इस चैप्टर में इस आंसर के लिए शॉर्ट ट्रिक लगाना, आंसर लेके आना, ठीक है। तो वो भी वीडियो आपके लिए आएंगी। ये मैंने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द। एक वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, ये फॉर्मूला भी है दोस्तों, इसको आप लिख भी सकते हैं, ये पूरा एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये और ये क्या कह रहा है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई से भी दो नंबर हैं, उनका हम एलसीएम और एचसीएफ निकालें, उन दोनों की मल्टीप्लाई जो होगी उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई के बराबर होगी, ठीक है। क्या कह रहा है मैं आगे बताता हूँ, इसको मैं ऐसे रन देता हूँ ताकि आपको पीडीएफ बनेगी ना इसकी, तो पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो इसलिए अब मैं दोबारा से यही वाला जो पेज है मेरा, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो इसको मैंने छोटा कर लिया, ऊपर यहाँ पे यह आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है, दो नंबर हमें दिए गए हैं 26 और 91। हमें क्या करना है, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला क्या है वो भी आप ध्यान रखेंगे, तो ग्रीन कलर से लिखूंगा। फॉर्मूला ये कह रहा है कि हम अगर किन्हीं भी दो नंबर का एलसीएम निकालें, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालें, और उन्हीं दोनों का हम एचसीएफ निकालें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, और उनकी मल्टीप्लाई कर दें एलसीएम और एचसीएफ की, वो मल्टीप्लाई हमेशा बराबर आएगी उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के। ए इंटू बी कोई भी नंबर हो सकते हैं, उनकी मल्टीप्लाई के बराबर आएगा उनके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई। कैसे होगा आइए देखते हैं अब। तो इसका मैं ऑप्शन नंबर 1 ये पहला ले लेता हूँ, ठीक है, बाकी आप ट्राई करना। 26 और 91 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो आइए पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो कैसे निकाला जाता है भैया एलसीएम, एक साथ इनके फैक्टर कर डालो। तो एक साथ फैक्टर में करूँगा, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 26 और 91। तो पहले मैं किससे काट सकता हूँ इसको, मैं 2 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो 2 से जाएगा 13वां, 91 नहीं जाएगा, इसको एज इट इज लिख देंगे। अब तो भैया अब तो किसी से भी नहीं होगा, अब 13 से ही होगा। तो 13 से हो जाएगा, 13 कम 13 और 13 7 91। अच्छा 7 से हो जाता है ये वाला। तो हम एक काम करते हैं, पहले 7 से ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं बैक जाके पलटी मारी मैंने, ये मैंने 13 का 13 रहने दिया, और ये मेरा कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा, और फिर 13 का जो है 1 × 1। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इन तीनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए अगर मैं यहाँ निकालूंगा तो एलसीएम आएगा 2 × 7 × 13। तो 13 7 91, 91 दूनी मेरा कितना हो जाएगा, 91 दूनी आप यहाँ लिख दोगे 182। ये आ गया इनका एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब इनका एचसीएफ भी निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए तो आपको इन दोनों को अलग अलग फैक्टर निकालने पड़ेंगे, या आप इनके अंदर एल्गोरिदम लगा दो जो भी सीखी है हमने, ठीक है, यूक्लिड वाली, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आइए एल्गोरिदम लगा देते हैं। तो 26 छोटा नंबर है, 91 बड़ा है, तो 91 को अंदर रखेंगे हम। 26 दूनी 52, 26 चौक 2 चौक 8 और 6 दूनी 12, ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार ही लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 3 × 18 का 8 हासिल लगा, 3 दूनी 6 और 1 7, 78 माइनस करेंगे, 11 में से 8 गया 3 बचेगा, 8 में 7 गया 1 बचेगा, 13 बचा। और फिर ये नंबर यहाँ रखा, 13 दूनी 26 और 0 हो गया। जब 0 हो जाए तो जस्ट पहले वाला क्या होता है, ये आपका HCF होता है, ठीक है, ये तो सीखा था हमने। तो यहाँ पर ये आ गया इनका HCF, ये हो गया जी। अब दोनों नंबर कौन कौन से हैं, 26 हैं और 91 है। इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई इसके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के बराबर होगी ही होगी। ये एक फॉर्मूला है, इसको हमें प्रूव करना है। तो आइए अब इनकी मल्टीप्लाई जो है हम करके देख लेते हैं फटाफट। उधर वाले की आप कीजिए, इधर वाले की मैं कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे हम कर लेंगे। तो 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगेगा 2, 13 8 104, 104 और 2 106 का 6 हासिल लगेगा 10, 13 कम 13 और 10 23। तो 2366 इधर का तो मेरा आ गया, उधर का आपसे कहा था ना, करा नहीं करा, फटाफट कर लिया करो यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर यह आपने फटाफट ऐसे करके करेंगे तो भैया 26 आ जाएगा, 9 × 54 का 4 हासिल लगा 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 आपके कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, 6 6 ये आ गया। तो सेम आ गया भैया, ठीक है, यही बात हमें प्रूफ करनी थी और ये हमारी प्रूफ हो चुकी है। तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी दो नंबर, कोई भी दो नंबर है, उनकी मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के बराबर होती है। यही बात है प्रूफ करनी थी, एक की प्रूफ हो गई, बाकी के दो आप कर लेना। सेम करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना,
HCF निकालना यूक्लिड वाले मेथड से जैसे मैंने निकाला था, और फिर इनका जो इनकी मल्टीप्लाई रख के बराबर कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये कर लेना है। अगला है आपका फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए इनका LCM और HCF दोनों चीजें निकालनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, मतलब आपको इनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो आइए मैं दोबारा से एक पेज आगे बढ़ा देता हूं हाथों हाथ, और मैं दोबारा से यही क्वेश्चन ले लेता हूं, और मैं इसमें अब तीसरा क्वेश्चन जो इसका है क्वेश्चन नंबर 3 वो मैं यहाँ पे करवा दूंगा। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। चलो देखिए, LCM HCF निकालना है। अच्छा जी, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम here हो। LCM और HCF निकालना है, तो कोई से भी मैं नंबर ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पर नंबर ले लिए, लेट सपोज पहला मैंने ले लिया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैं आपके लिए करवाने जा रहा हूँ। तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 12 के होते हैं, अभी हमने करे थे ना 2 3 6 और 6 दूनी 12। ठीक है, आगे पीछे हो गए, कोई बात नहीं, आप चाहो तो सीरीज में लिख सकते हो दोबारा से, कोई बात ऐसे लिख, आप चाहें तो दोबारा सीरीज में लिख सकते हैं इस तरीके से, 2 दूनी 4 और 4 3 12, ये तो हो गए 12 के फैक्टर। इसी तरीके से आप 15 के करेंगे तो 15 के हो जाएंगे आपके 3 × 5, 3 पंजे 15, और 21 के जब आप करेंगे तो 21 के आपके क्या हो जाएंगे, 21 के आपके हो जाएंगे 3 7 21। ये आपके हो गए प्राइम फैक्टर। सारे प्राइम नंबर्स हैं और इनके फैक्टर हैं, L2 में मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं। हमें क्या क्या बताना है, हमें इनका HCF बताना है, LCM बताना है, पहले LCM ले लो, और HCF बताना है। ठीक है, HCF, तो HCF क्या होता है, HCF निकालना बहुत आसान है। जब आपने सारे फैक्टर कर लिए, जो चीज़ तीनों में कॉमन है, या जितने भी नंबर दे रखे हैं गिवन नंबर, उन सब में कॉमन है, जो फैक्टर कॉमन है वो फैक्टर इनका HCF होगा, या वो फैक्टर्स HCF होंगे। कई बार एक से ज़्यादा नंबर कॉमन हो सकते तो हम उनको उठा के उनकी गुणा करेंगे, उनकी मल्टीप्लाई, तो वो HCF बनेगा। यहाँ पर मैंने देखा भैया 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 तीनों में है। ठीक है, तो तीनों में से एक बार 3 बाहर आ गया, तो 3 इसका HCF आ गया। 3 क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए ना, पहचानिए, हाईएस्ट सबसे बड़ा जो कि कॉमन हो तीनों में और तीनों का फैक्टर हो। तो यहाँ पर सबसे बड़ा 3 है, यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ पर तो 5 नहीं है, यहाँ पर 7 है, लेकिन यहाँ दोनों में 7 तो नहीं है। तो 3 ही एक ऐसा नंबर है जो कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, HCF हो गया। LCM क्या होता है, HCF निकालने के बाद HCF क्या है हमारा, 3 आया, उसमें बाकी के जो नंबर बचे उन सब की मल्टीप्लाई कर दो, वो LCM आ जाएगा। तो 3 हमारा HCF आ ही चुका था। अब इसमें हम बाकी के नंबर, बाकी हमारा बचा 2 बचा, ये वाला 2 बचा, फिर ये वाला 5 बचा, और फिर ये वाला 7 बचा। इन सब की मल्टीप्लाई जो होगी वो LCM आ जाएगी। तो यहाँ पर कर लेंगे हम 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, और 60 7 6 7 42, 420। ठीक है, तो 420 इनका LCM आ गया। ठीक है, आपका फेवरेट नंबर 420 ये आ गया, बस ये हमको करना था, बस ये आपका आंसर आ गया। इसमें 420 LCM है और HCF जो इसका 3। इस तरीके से आप इसको कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हुए। बाकी देखिए, ये तीनों ही आपस में खुद ही प्राइम नंबर है, तो इनका HCF 1 आएगा, और इनका LCM इन तीनों की मल्टीप्लाई आएगी, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देना, इनका LCM आएगा। यहाँ पर आप अलग अलग कर लेंगे, तो सिंपल एज आपका ये भी हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, गिवन द HCF ये दे रखा है, इन दोनों का HCF दे रखा है 9, इनका LCM निकालना है। वही फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, सारी वैल्यूज पुट कर दो जिस जगह पर जो रखना है फॉर्मूले में, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपकी 1.2 एक्सरसाइज भी फटाफट हमने 1 शॉट में कंप्लीट कर ली है, तो उससे बहुत बहुत बधाई हो। आइए आगे की चीज़ें सीखते हैं। दोस्तों 1.3 एक्सरसाइज की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही सवाल हैं जो आपके रिपीटिवली पूछे जा रहे हैं कई सालों से, 3 to 4 मार्क्स के अंदर। सवाल आपसे पूछा जाता है कि भैया साबित करो कि √5 एक इरेशनल नंबर है, साबित करो कि √3 एक इरेशनल नंबर है। इस तरीके से आपसे प्रूव करवाया जाएगा। तो सिंपल एज दैट, इसकी मैंने आपको पहले से तैयारी करवा रखी है। क्या काम करना है आपको, काम ये करना है कि भैया आपको जाना है यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर आपको सर्च करना है डियर सर रैशनल नंबर्स। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने ये कुछ वीडियोस जो है खुल के आ जाएंगी। यहाँ पर ये वाली वीडियो है, चश्मा लगा रखा है जिसमें मैंने, ये है आपका रियल नंबर का फुल चैप्टर जिसकी मैंने बात कर रखी है। ठीक है, 5.8 मिलियन सब्सक्राइबर है, किसी भी रियल नंबर चैप्टर पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं यूट्यूब पर। इसके नीचे ये जो आप देख रहे हैं ये वाली वीडियो, ये है आपकी सेम वीडियो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। इस टाइप के सवालों की क्या टेक्निक है, कैसे इनको सॉल्व करा जाता है, एक बेसिक पैटर्न है, उसी पैटर्न के थ्रू इस टाइप के सारे सवाल सॉल्व होते हैं। चाहे वो √3 आ जाए, √5 आ जाए, 3 + √5 आ जाए, सबके सेम पैटर्न रहता है। तो वो पैटर्न मैंने इसमें करवा रखा है, इनफैक्ट पूरा सवाल सॉल्व करवा रखे हैं। तो आप ये वीडियो को देख लेना, छोटी सी वीडियो है, 4-5 मिनट से बल्कि स्टार्ट है क्वेश्चन। शुरू में तो कॉन्सेप्ट सिखा रखा है मैंने, वो कॉन्सेप्ट तो अभी मैं आपको सिखा ही दूंगा। तो ये वीडियो आप देख लेंगे तो यहाँ से आपकी 1.3 एक्सरसाइज पूरी तैयार हो जाएगी। ठीक है जी, लाइक भी कर देना वीडियो को देखोगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोबारा से मैं आ जाता हूँ अपने
यहाँ पर बोर्ड के ऊपर, इसको छोड़ दूँ मैं यहाँ पे, ठीक, इसको हटा देता हूँ। अब होगी मेन बात, क्या? अब हमें सीखना है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स, कि रैशनल नंबर्स का हमें क्या सीखना है, वो सीखना है डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब दशमलव के बाद वो कैसे फैलती है। एग्जाम्पल लेते हैं, आइए समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया, लेट सपोज मैंने लिखा यहाँ पर 20/3, मैंने ये लिखा है यहाँ पर, ठीक है। रैशनल नंबर कहते किसे हैं पता है ना आपको, पता होगा यार, 10th क्लास में हो आप। P/Q की शक्ल में जिनको लिखा जा सके, ठीक है। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको P/Q की मतलब बटे की अपॉन की शक्ल में लिखा जा सके। और एक शर्त और है कि Q जो हो वो 0 ना हो, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे 0 ना हो, कोई सी भी बटे की शक्ल कुछ भी हो भाई, 2/3, 4/5, माइनस का 2/17, कुछ भी हो, 0/18, 18/0 नहीं होगा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए बस। बाकी कुछ भी हो, अपॉन की शक्ल है, कोई बटे की शक्ल है, तो वो आपकी एक रैशनल नंबर कहलाई जाएगी। सिंपल एज इट, P/Q की शक्ल में लिख सकें, Q जो है वो नीचे 0 ना हो, ठीक है। चलो डिनोमिनेटर में 0 ना हो। अब देखिए 20/3, मैंने 20/3 लिया, इसको और मैं डिवाइड करूंगा तो 3 × 18, 6 टाइम्स पूरा जाएगा 18, 20 में से 18 माइनस होंगे 2 बचेंगे आपके। अब 2 तो छोटा है तो पॉइंट लगा के मैं 0 ले लूँगा, फिर वो 20 बन जाएगा, फिर 3 × 18, फिर 20 में से 18 माइनस होंगे, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लग जाएगा, फिर वो 20 बन जाएगा, तो 3 × 18 तो 6 6 6 6 6। इस तरीके से ये गाड़ी चलती रहेगी। अगर आप 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6.666666666 ये आंसर आता चला जाएगा, ठीक है। ये आपका एक तरीका है, ये आपका एक रैशनल नंबर है, बटे की शक्ल है, P/Q है ना, हैगी, ठीक है। एक नंबर मैंने एक एग्जांपल और लिया, 1/4, क्या ये एक रैशनल नंबर होगा? बिल्कुल होगा, अपॉन की शक्ल है, हाँ जी, P/Q की शक्ल है और नीचे 0 भी नहीं है, तो यस ये भी एक रैशनल नंबर है। आओ इसको डिवाइड करके देखते हैं। इसको मैं डिवाइड करूंगा आज, अभी तो क्या होगा, आप एक काम करो 10 ले लो, ठीक है, मर्जी है आपकी। 10 लोगे तो यहाँ 0 नहीं लगाना पड़ेगा, या मतलब चलो 1/4 ही रहने देते हैं। अब छोटा नंबर है ऊपर, तो हम क्या करेंगे, हम पहले से ही एक पॉइंट लगाएंगे और ऊपर 0 लगा लेंगे, तो 10 बन जाएगा। अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे भैया, 4 दूनी 8, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। फिर 2 छोटा है, फिर हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे उसके आगे, तो 20 बन जाएगा, तो 4 पंजे 20। तो इस तरीके से ये आपका पूरा कट गया, 0.25 इसका आंसर आ गया एक का, ठीक है, 1/4 का। तो यहाँ पर अब देखिए ये भी एक रैशनल नंबर, ये भी एक रैशनल नंबर, लेकिन इतना भेदभाव क्यों? इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो ऐसा आया कि वो कट ही नहीं रहा भाई, 6 चलता चला जा रहा है, और इसका ऐसा है 2 के बाद ही कट गया, खत्म हो गया पूरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं रैशनल नंबर के, वो अलग अलग होते हैं। जी हाँ, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप होगा नॉन टर्मिनेटिंग, कट नहीं रहा होगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, कट नहीं रहा होगा, पूरा नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा, बट रिपीटिंग, तो वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, बट रिपीटिंग। ये बातें आप ध्यान रखना। एक टाइप तो आपका ये हो गया कि रैशनल नंबर अगर कटेंगे नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग, तो रिपीट होता चला जाएगा, जैसे कि ये हो गया। दूसरी टाइप ये है कि भैया कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, खत्म, खल्लास बिल्कुल। तो ये दूसरी टाइप आ गई आपकी कि रैशनल नंबर क्या होगा भाई, वो आपका टर्मिनेटिंग होता है। तो अगर कोई फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल नंबर है, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो रिपीटिंग अगर है तो भी रैशनल नंबर है। इसके सिवा कुछ भी है वो इर्रेशनल नंबर है। अब इसके सिवा क्या बचा? इसके सिवा भैया ये बचा कि नॉन टर्मिनेटिंग ना तो कटेगी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और ना ही रिपीट होगी। ओए होए, ये होते हैं इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर क्या हो गए आपके? इर्रेशनल नंबर आपके ये हो गए कि भैया जो ना तो कटे और ना ही रिपीट हो, ये आपका इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। रैशनल याद रखो बस भैया, कट जाएगा पूरा, नहीं कटेगा तो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। और इर्रेशनल आपके कटते ही नहीं हैं, ये हमने सीख लिया। अब आइए फटाफट में इसका एक चार्ट है, एक कॉन्सेप्ट मैप आपके लिए। ओ वाह 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 वाह। तो एक काम करो, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस सारे को मिटा देता हूँ
और ये जो कॉन्सेप्ट मैप है आपका, ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आपको और अच्छे से फिर चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये मैंने आपके लिए बनाया, बड़ी मेहनत से लिखा हुआ है यहाँ पे सब कुछ, अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। देखा यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रेशनल नंबर, कि जितनी भी हमारे पास परिमेय संख्याएं होती हैं उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद वो कहाँ तक फैलेंगी, वो या तो टर्मिनेटिंग हो जाएंगी, मतलब कट जाएगा पूरा पूरा नंबर, पॉइंट के बाद, एक अंक के बाद कटे, 2 अंकों के बाद कटे, 3 के बाद, लेकिन पूरा पूरा कट जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, फिर ये होगा कि वो कटेगी नहीं तो फिर रिपीट होती चली जाएगी, जैसे कि मैंने आपको 2 एग्जाम्पल अभी दे दिए। ठीक है, अब दूसरे हम बात करें अगर इरेशनल नंबर्स की, ठीक है, तो अपरिमेय संख्याओं की, तो इसका क्या है, मैंने आपको बता दिया कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ही तो वो रिपीट होंगी और ना ही वो टर्मिनेट होंगी, ना ही खत्म होगा वो, और इरेशनल नंबर चलता चला जाएगा, ये आपका होता है। तो पहले थोड़ा सा डिसाइड कर लेते हैं, आपको एक्सप्लेन कर दूं कि भैया इरेशनल नंबर कौन सा होता है। जैसे कि पाई को तो जानते हैं ना, पाई 22/7 22/7। पॉइंट की वैल्यू की बात करूँ तो 3.14 ही आपने अभी तक पढ़ी है कि 3.14 होती है, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14 नहीं होती, और भी आगे होती है। कितनी आगे होती है, थोड़ी सी आगे होती है, बस बता देता हूँ आपको कितनी आगे होती है। तो पाई की वैल्यू की अगर मैं यहाँ से आपके सामने बात करूँगा तो भैया ये होती है, तो 3.14 के बाद 3.1415926535897993 पाई की वैल्यू है ये, और कुछ थोड़ी है, देख सकते हैं आप। तो ये पाई की वैल्यू चली जा रही, ज़्यादा बड़ी थोड़ी है, यूँ याद हो जाएगी आपको। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है पाई की वैल्यू, तो ये होता है एक इरेशनल नंबर। समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, के ना ही ये खत्म होगा चलता चला जाएगा और ना ही रिपीट हो रहा, कुछ का कुछ आया चला जा रहा है। तो ये है पाई की वैल्यू। पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, वापस आ जाते हैं। अब इन्हीं सारी चीज़ों को मैंने एक चार्ट बना के कंपाइल कर दिया है, इसको हम और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर आगे की एक्सरसाइज हम कर लेंगे, बहुत ईजिली होगी हमसे। देखिए यहाँ पर अब क्या क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा है भैया रियल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। जितने भी नंबर है, सारी वास्तविक संख्या है, जिसमें रेशनल भी आ गए इरेशनल भी आ गए, सब उनको अगर हम डेसिमल फॉर्म की बात करेंगे, उनकी आश्चर्य वाली, पॉइंट वाली, दशमलव वाला उसकी डिस्कस करेंगे अगर हम, तो क्या होगा, या तो वो कट जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, पॉइंट के बाद कट जाएगा। अगर पॉइंट के बाद कट जाए तो वो क्या होगा, तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। दूसरी कंडीशन ये बन सकती है, वो पॉइंट के बाद नहीं कटेगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। अगर पॉइंट के बाद वो नहीं कट रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन अगर वो रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग या रिकरिंग है, तो फिर वो क्या है, तो वो रेशनल नंबर है। और अगर वो रिपीट नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग है, तो वो फिर इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से हमने सारा ही एक डिस्कशन हमारा ओवर हो गया, सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं। समझ में आई बात? आइए अब बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पर एक्सरसाइज आपकी 1.4 स्टार्ट हो रही है। सवाल में लिखा हुआ है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। भैया लंबी वाली डिवाइड मत करो, मना कर रहा है आपसे। लंबी वाली डिवाइड का मतलब क्या, ये वाली यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 13/31/25, मतलब 31/25 से आपको भाग करना है 13 को। अब 13 छोटा नंबर है, आप 0 0 लगा के इसके आगे 0 लगाएंगे तो डिवाइड करेंगे, बहुत लंबी जाएगी। ऐसे नहीं करना, हमसे मना कर रहा है, ऐसे तो करना ही नहीं है भैया, नंबर काट देंगे आपके। ऐसे नहीं करना, वो आपसे ऐसे करने को मना कर रहा है। तो कैसे करना है, फिर क्या करना है जी, वो भी बता दो हमें। हमसे कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, ये सब रैशनल नंबर है, बटे की संख्या है, P/Q है, ये सब रैशनल नंबर कैसे हैं, क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा इनका या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, ये हमको बताना है। यही जो दो होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, तो कौन सा है इनका डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद, ये कौन से किस तरीके से फैल रहे हैं, फैल के खत्म होगा या फिर चलते चले जा रहा है, ये हमको बताना है। कैसे बताएंगे, इसका एक तरीका, एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, सिंपल एज दैट। देखिए किसी भी नंबर को डिवाइड करना जब आसान होता है, उसके नीचे ना 0 लगे हो। लेट सपोज यहाँ पे नीचे 31/25 ना होकर 13 के नीचे अगर 10 होता, बड़ा आसान होता। हम क्या करते हैं, हम 1 के बाद यहाँ पर एक पॉइंट लगा देते, है ना, ऐसे तो करते ना। या अगर यहाँ पर 100 होता तो क्या होता, तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से 2 अंकों के बाद एक पॉइंट लगा देते। या अगर यहाँ पर 1000 होता तो हम राइट हैंड साइड से 3 अंकों के बाद एक पॉइंट लगा देते। या 4 0 होते तो हम 4 अंकों के बाद एक पॉइंट लगा देते। तो इस तरीके से नीचे अगर 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, 1,00,000 है, तो इनसे डिवाइड करना आसान होता है, क्योंकि फिर डिवाइड नहीं करना, फिर सिर्फ 0 काउंट करके उतने के बाद ही ऊपर एक पॉइंट लगा देते हैं, हम एक डेसिमल लगा देते हैं। तो अगर हम ये करें, हम ये पहचान लें कि भैया
किसमें नीचे जीरो बनाए जा सकते हैं, जिसमें बन जाएंगे वो आपका रेशनल होगा, मतलब उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो आपका टर्मिनेटिंग वाला होगा, और जिसके नहीं बनेंगे वो नहीं होगा। ये बताना है आपको। आइए देखिए करते हैं अब। तो ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पर 13, ऊपर 13 लिखेंगे यहाँ पर 13/31/25। हम क्या करेंगे, हम नीचे वाले डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको बताया। जैसे कि मुझे इसके याद है तो मैं यहाँ पर हैंड टू हैंड लिख देता हूँ। 13/5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125, मतलब मैंने 3125 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5 ये आ गए। कितनी आ गई? 5 कितनी बार है भैया? 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर मैं इसके बदले क्या लिख सकता हूँ नीचे, मैं इसको लिख सकता हूँ 13/5 मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब कमाल की बात, नीचे जीरो अगर बन जाए किसी तरीके से तो बहुत आसान हो जाएगा सवाल, फिर ये डेसिमल टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि कट जाएगा पूरा पूरा, फिर हमें ऊपर उन जीरो के बदले पॉइंट लगाना पड़ जाएगा बस। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर मैं इसकी ऊपर और नीचे 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, तो ये होगा कि भैया यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, बेस एक जैसे हो, मतलब पावर सेम हो, तो बेस जो है आपके मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये आपका हो जाएगा 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 का मतलब है 1 के आगे 5 जीरो, 1 के आगे 5 जीरो लग गए, तो ऊपर जो भी नंबर अब मल्टीप्लाई होकर आएगा, ठीक है, जो भी नंबर आएगा उसके आगे इधर से राइट हैंड साइड से हम 5 अंकों के बाद एक पॉइंट लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, यस ये टर्मिनेटिंग होगा, कट जाएगा पूरा पूरा। ऐसे आपको पता लगाना है। दूसरा तरीका आसान ये है कि भैया सिंपल एज जेड, आपको मैं और आसान करके बता देता हूँ कि अगर जिसके डिनोमिनेटर में नीचे 5 या 2 आ जाए प्राइम फैक्टर, मतलब प्राइम फैक्टर्स की जो पेयर बने वो 5 या 2 के बनते हैं, तो वो नंबर आपका टर्मिनेटिंग होगा। 5 और 2 के अलावा कुछ और आ जाए तो फिर वो आपका कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ऐसे आपको याद करना है। तो ये तो आपका टर्मिनेटिंग हो गया, हमने पता लगा लिया टर्मिनेटिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। और अब देखिए लेट सपोज, अब देखिए यहाँ पर 8 है नीचे, 8 का क्या बनेगा, 8 का बनता है नीचे 2 की पावर 3, तो 2 आ गया, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 2 की पावर 3 है तो हम 5 की पावर 3 बनाकर इसको 10 बना सकते हैं। ऐसे हम कर सकते हो, ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आसानी से, इसके आगे मैंने लिख दिया टर्मिनेटिंग। 455 के आप करेंगे फैक्टर, 455 के फैक्टर आप करेंगे जब 455 के, तो किससे जाएगा, 5 4 9 5 14, 5 से जाएगा, 5 3 45, 5 एकम 5, और फिर जाएगा ये 7 से 13 बार, और 13 एकम 13। तो यहाँ पर मैंने देखा 5 के अलावा 7 और 13 आ गया। 5 से तो मैं 2 की मल्टीप्लाई करके चलो 10 बना देता, लेकिन इन 7 और 13 का क्या करूँ, इनसे ना 10 बनेगा, ना 100 बनेगा, ना 1000 बनेगा, ना 1 लाख बनेगा, ना 10,000, कुछ नहीं बनेगा इनसे जीरो वाला। तो इसका मतलब फिर ये कौन सा होगा, ये आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। NTR हो, जूनियर NTR आ गए तो साउथ के, ठीक है, अल्लू अर्जुन भी आएंगे फिर थोड़ी देर में भी। तो ऐसे 1600 का आप देख लेंगे यहाँ पर, ऐसे आप पता लगा लेंगे। देखिए इसमें तो देखते पता लग गया भाई 7 है नीचे, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 और 5 है, होगा। इसको करना आपके ऊपर है, अब आपको मैंने तरीका बता दिया है। इसका ऑप्शन नंबर 8 आप देख सकते हैं भैया, 6/15, ये थोड़ा सा अलग है, इसको मैं करवाता हूँ ऑप्शन नंबर 8। देखिए इसमें क्या है, 6/15, 15 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो 3 × 5 आएगा। ठीक है जी, यह आ गया 5। अब आप कहेंगे भैया नीचे फैक्टर में 3 आ गया, सर जी 3 आ गया तो ये भी इरेशनल है। रुको ज़रा, सबर करो, यहाँ पर देखो आगे, यहाँ पर आगे ये होगा, मैं इस 5 को 10 बनाने के लिए इसकी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, जब नीचे मल्टीप्लाई 2 से होगी तो ऊपर भी 2 से होगी। इक्वेशन बैलेंस रहनी चाहिए, फ्रैक्शन बैलेंस रहनी चाहिए, ऊपर नीचे बराबर, जो भी आप करेंगे बराबर करेंगे दोनों तरफ। तो मैंने ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दी है। अब यहाँ पर देखिए 3 से 6 कट भी तो सकता है ना, तो 3 2 6 ये मैंने काट दिया, तो ऊपर आ गया 2 दूनी 4, नीचे आ गया 5 दूनी 10, जिसको सॉल्व करूँगा तो 0.4 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये है टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो टी लगाएंगे यहाँ पर हम, टर्मिनेटिंग। अच्छा वाइट कलर हो रखा है, तो यहाँ पर हम टी लगाएंगे टर्मिनेटिंग। लेकिन बहुत से बच्चे तो सोचते भैया 3 आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग। ना मुन्ना, ऐसे नहीं सोचना, आपको ऊपर का भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अब आप कहेंगे सर जी ऐसे तो हम पिछले सवालों में भी, यहाँ पर हमने ये वाला जो सवाल करा इसमें भी ऐसे काट के देख सकते थे, यहाँ पर 13 और 7 आ रहा था, क्या पता ऊपर वाला कट जाता। देखो मेरे मुन्ना राजाओ, यहाँ पर ऊपर क्या है, 64 है, और 64 ना तो आपका 7 से डिवाइड होगा ना 13 से डिवाइड होगा, तो इसलिए ये कैसा होगा, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही रहेगा, NTR ही रहेगा, अल्लू अर्जुन नहीं बनेगा ये। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। तो ऐसे आपको ये बस पहचान लेने हैं फटाफट से। अब इसमें कुछ नहीं बचा, ये पहला सवाल के सारे ऑप्शन आप ट्राई कर लेना बाद में अलग से। आइए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों इसी के ऊपर मैंने दूसरा सवाल चिपका दिया है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, ये करना था कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो हमें ये रैशनल नंबर दे रखे थे, उसमें तो हमसे पूछा था कि बताओ कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है, मतलब टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब हमसे ये कहा है उसने कि भैया इनके डेसिमल एक्सपेंशन को ना आप लिख दो, राइट डाउन कर दो, मतलब इसको काट कर पॉइंट में क्या आंसर आएगा, अब हमें वो आंसर बताने को कहा गया है। अभी तो हमसे पूछा था कटेगा या पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा, अब पूरा आंसर बताने से कि यहाँ पर हम इसका आंसर लेके आते 0.4 ऐसे करके करना है। तो बस आपको अब ये सब चीज़ें करनी है, तो एक करके बता देता हूँ मैं कैसे होगा, ये सब हटा देता हूँ मैं। देखो बच्चों, पेन लिया हमने यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर, तो क्या था हमारा 13/31/25 ये था, जिसके हमने नीचे वाले के फैक्टर करे थे 5 की पावर 5। इसको 10 बनाने के लिए हम ऊपर भी 2 की पावर 5 और नीचे भी 2 की पावर 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दी थी। अब ऐसा करने से क्या होगा, ऊपर आपका बन जाएगा 13 और 2 की पावर 5 होता है 32, तो ये 32 हो गया ऊपर। नीचे आपका बन जाएगा 5 दूनी 10, 10 की पावर 5, ठीक है, 10 की पावर 5। अब इसको आप आगे खोलेंगे तो इनकी आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगा 2, 13 तिया 39, 40 41, 416 बन जाएगा। और नीचे कितना है, 10 की पावर 5। तो अब क्या करना है आपको, 10 की पावर 5 का मतलब है 1 के आगे 5 जीरो, तो क्या करना है, नीचे 5 जीरो हैं, तो ऊपर हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से 5 नंबरों के बाद, 5 अंकों के बाद, 5 डिजिट्स के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो ऊपर हमारे पास सिर्फ 416 है, तो 3 तो ये हैं, 2 अपने पास से 0 लगाएंगे और हमारा पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.00416। ठीक है, इस तरीके से हमको इसको लिखना है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। इसी तरीके से आप कोई और सा ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आप कर सकते हैं, कौन सा कर लीजिए, ऑप्शन नंबर आप ये देख लीजिए, क्या नाम है इसका, चलो दूसरा ही देख लो यार, तुम करते रहना कुछ। 17/2 की पावर 3, अब 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 से मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दी। अब ऊपर क्या हो जाएगा, 17 इंटू 5 पंजे 25 पंजे 125 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका 10 की पावर 3 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 17 पंजे 85 का 5 हासिल लगा 8, 17 दूनी 34, 8 3 12 42 का 2 हासिल लगा 4, 17 कम 17 और 4 कितने रहेंगे आपके 21 हो जाएंगे, और नीचे 10 की पावर 3 मतलब 1 के आगे 3 जीरो, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा 2.125। इस तरीके से आपको इनकी अब डेसिमल फॉर्म लिख देनी है। समझ में आ गई बात। तो बस जो हैं, जाहिर सी बात है जो नहीं उनके तो बनेंगे नहीं, जो हैं उनकी आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके नीचे 10 बनाओ, 10 के 0 बनाओ, 0 के अकॉर्डिंग जितने 0 नीचे आ जाए उतने 0 ऊपर राइट हैंड से आप डेसिमल पुट कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 1.4 के जो मोटे मोटे क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस थे, वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको मैथ्स के फुल चैप्टर की पूरी सीरीज हमने ऑलरेडी दे रखी है। साथ साथ उसमें जो रिड्यूस सिलेबस था हमने नहीं पढ़ाया था, वो अब हम इस साल पढ़ाएंगे, और जो नई चीज़ें हमने उसमें कवर नहीं करवाई थी वो इसमें कराएंगे। और अब जो इस साल का पैटर्न जो मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में डिस्कस किया, वो उस पैटर्न के थ्रू हम पढ़ाने वाले हैं। तो भैया पुरानी सारी तैयारी, इस साल की सारी नई तैयारी, तो सब कुछ मिलकर आपकी इतनी ज़बरदस्त तैयारी कराऊंगा। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि मैथ्स में आप बहुत अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा भरोसा है, यही भरोसा मैं आपको देना चाहता हूँ। सो प्लीज़ हमसे कनेक्टेड रहिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक और दूसरी जगहों पर आप हमें फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम वगैरह पे, ताकि आपको वहाँ पर PDF मिल सकें, आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स मिल सकें, और क्या क्या हम वीडियोज़ लाने वाले हैं वो सब मिल सकें। आपके जो डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, कुछ सजेशन है, आप वो हमें वहाँ पर दे सकते हैं। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि सबके लिए यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाएं, जल्दी से 10 मिलियन सब्सक्राइबर करवा दीजिए, फिर एक फटाफट धूम धड़का करेंगे, बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रेशन होगा उसका। तो प्लीज़ बने रहे हमारे साथ। ये वीडियो कैसी लगी, इसमें कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। इसकी PDF आपको हमारी एप्लीकेशन पे, हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो प्लीज़ हमारी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक नीचे दिया गया, DSR एप्लीकेशन। वेबसाइट पर इसके आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए पूरी टेस्ट सीरीज़ हमने बना रखी है 10th क्लास के लिए। टेस्ट सीरीज़ अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर क्लिक करके, इसका भी लिंक नीचे दिया गया है, क्लिक करके वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है जी, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, पूरी तैयारी हमने कर रखी है। तो बस बने रहिए हमारे साथ, बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें DSR के साथ। जय हिंद।